साल 1971 में भारतीय सेना के हाथों हुई पाकिस्तान की करारी हार के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर को पाने के लिए भारत से 1000 साल भी लड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना उन पर इतनी भड़की हुई थी कि उन्होंने भुट्टो का तख्ता पलटकर उन्हें 1979 में फांसी दे देता है और खुद पावर में आ जाता है। लेकिन पावर में आने के बाद भी तानाशाह जनरल जियाउल हक को एक बात समझ में आ गई थी कि जंग के मैदान में हिंदुस्तान को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इसीलिए वो पीठ पीछे भारत को खंजर भोंकने का एक ऐसा ऑपरेशन तैयार करता है जिसे सैन्य भाषा में शैडो वार या फिर छद्म युद्ध कहा जाता है। और इस ऑपरेशन को वो नाम देता है ऑपरेशन टोपैक। आज आप जो कश्मीर में आतंक देख रहे हैं या फिर पंजाब में खालिस्तान की आवाज सुन रहे हैं या फिर देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों की हरकतें देख रहे हैं, ये सब उसी जहर के कारण है जिसे पाकिस्तान ने हमारे देश की नसों में 1988 में ही उतार दिया था। यह एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन था जो बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ा गया था। इसलिए आज की वीडियो में हम न सिर्फ ऑपरेशन टोबैक की सच्चाई को अनबॉक्स करने वाले हैं, बल्कि आज के समय हम इससे कैसे लड़ सकते हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो सही लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 3 बार युद्ध हो चुके हैं, 1947-48, 1965 और 1971, और तीनों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और जब 3 युद्धों के बाद भी पाकिस्तान कश्मीर को नहीं ले पाया तो पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक ने एक खतरनाक साजिशों का जाल बुना जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन टोपैक। साल 1980 के दशक में सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में जंग चल रहा था और अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ाई लड़ रहा था। साल 1979 से 1989 तक यानी 79 से लेकर 89 तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान ने भी अपने बहुत सारे मुजाहिदीन लड़ाकों को लड़ने के लिए भेजा था। देखिए, मुजाहिदीन का मतलब होता है जिहाद करने वाले या फिर इस्लाम के लिए लड़ने वाले, और इस वर्ड को पकड़ के रखिएगा ताकि आगे आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे ISI आज भी कश्मीर में इसका इस्तेमाल कर रहा है। साल 1989 यानी कि 1989 में जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है तो हजारों मुजाहिदीन लड़ाके जो तैयार हो चुके थे वो अब खाली हो जाते हैं, और तभी जनरल जियाउल हक एक ऑपरेशन का खाका तैयार करता है और उसे एक बैठक के दौरान, जिसमें पाकिस्तान के कोर कमांडर, ISI के अफसर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता भी शामिल होते हैं, सबके सामने रखता है। इस बैठक में ऑपरेशन टोबैक के बारे में बताते हुए जनरल जियाउल हक कहता है कि कश्मीर को आजाद कराने के लिए हमने अतीत में जो गलतियां की हैं उससे हमें सीख लेना चाहिए और युद्ध को आखिरी विकल्प के रूप में हमें रखना चाहिए, और हमें कश्मीर को अगर आजाद कराना है, अपना बनाना है, तो वहां के लोगों में आतंकवाद और अलगाववाद का बीज बोना होगा, और हमें दुश्मन को राजनीतिक मंच पर इतना नुकसान करना होगा कि सारी दुनिया उन्हें दमनकारी शक्ति के रूप में पहचाने। आगे जनरल कहता है कि दुश्मन देश से अगर हमें जीतना है तो उसके मनोबल को तोड़कर इतना कमजोर करना होगा कि शत्रु का मानसिक बल ही खत्म हो जाए। और इन बातों का जिक्र आपको जम्मू कश्मीर के हालात पर वहां के पूर्व जनरल जगमोहन जी की किताब देखते अंगारे और बाबूराम सूरत पांडे जी की लिखी किताब राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी मिल जाएगा। और अपने इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जनरल जियाउल हक 5 लेयर तैयार करता है, जिसको अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आज पुलवामा हो या फिर पहलगाम हमला, आखिर क्यों हमारे ही देश के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कई नेता, कई सोशल एक्टिविस्ट आज पाकिस्तान को बचाने में लगे हुए। देखिए, जनरल जियाउल हक ने ये जो पूरा ऑपरेशन का खाका तैयार किया था वो ऐसा था जिसे लंबे समय तक चलाया जा सके, और इसको ध्यान में रखकर उसने पहले चरण में पाकिस्तानी सेना और ISI के साथ में कश्मीर में अलगाववादियों को पैसा और हथियार देना था। दूसरे चरण में धार्मिक उन्माद और विनवॉश करने के लिए जिहाद का नारा देकर मुस्लिम युवाओं को उकसाना था। तीसरे चरण में नकली नोट छापना, पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में अपने ठिकाने बनाकर भारत के अंदर घुसपैठ करना था, और चौथे चरण में स्लीपर सेल्स और जासूसी नेटवर्क को भारत के अंदर तैनात करना था, और 5वां और सबसे मेन चरण जो था वो ये था कि भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के लिए मीडिया और यूनिवर्सिटीज में अपने प्रोपेगेंडाधारियों को फैलाना था और ऐसे लोगों को बैठाना था जो भारत को अंदर से कमजोर कर सके। और अब आइए इन 5 चरणों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए कैसे उन्होंने पहले चरण को पूरा करने के लिए सबसे पहले ISI के द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन खड़े किए और उन्हें पैसे और हथियार मुहैया कराकर देश भर में आतंकवादी हमले करवाए, विमान अपहरण करवाए और जेल में बंद अपने आतंकवादियों को भी छुड़वाए। और फिर अगर दूसरे चरण को देखा जाए तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अफगान जंग के बाद हजारों प्रशिक्षित मुजाहिदीन को पहले कश्मीर भेजा
और फिर कश्मीर के युवाओं के अंदर मदरसों और मजहबी संस्थानों के माध्यम से भारत इस्लाम का दुश्मन है जैसी सोच भरी, और फिर कश्मीर के युवा लड़कों को शहीद बनने के लिए तैयार किया गया और हिंदुओं को कश्मीर से पलायन के लिए मजबूर करने के लिए उन्होंने मजहबी कश्मीरी जनता को तैयार किया और फिर जन्नत के खौफ दिखाकर कई कश्मीरी मुसलमानों को ISI का आतंकी बनाया। अगर देखा जाए तो साल 1989-90 में कश्मीरी पंडितों के जनसंहार और पलायन इसी चरण को सफल बनाने के प्रयोग थे। नहीं, हमारे ध्यान में तो कुछ क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे, वही हमें मतलब इधर से सिखाते गए। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। और फिर तीसरे चरण को सफल बनाने के लिए उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में पहले कई लॉजिस्टिक बेस बनाए और फिर नकली पासपोर्ट, ट्रेनिंग, हथियार सप्लाई करने के लिए इन देशों से रास्ते निकाले गए। और फिर अगर देखा जाए तो नेपाल बॉर्डर को ISI ने भारत में घुसपैठ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल भी किया। और फिर चौथे चरण को पूरा करने के लिए IT सेक्टर, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, दुकानों में एजेंट बनाने शुरू कर दिए गए और हर जगह अपने स्लीपर सेल्स बैठाए गए। ISI का तो ये काम है। तो आप कश्मीर से लेकर के गुजरात तक इन्होंने छोटे छोटे गाँव में अपने स्लीपर सेल्स को इन्होंने बनाया हुआ है। स्लीपर सेल क्या है? उसको पैसे मिलते हैं, वो अपने तरीके से इनको हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन देता है। और आखिरी और पांचवें चरण को अगर देखा जाए तो भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के लिए जो टूल किट उन्होंने बनाया था वो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ था। उन्होंने भारत की कई बड़ी यूनिवर्सिटी, मीडिया, फिल्म जगत, NGO, हर फील्ड में ऐसे लोगों को बैठाया जो सिर्फ राष्ट्रीय मंचों पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम करते रहे और आज भी करते आ रहे हैं। India is a democracy, but it's a democracy for a few people. Look, Kashmir has never been an integral part of India. Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स। हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा के। और अगर 1990 के बाद कश्मीर पर बनी फिल्म जैसे हैदर, शौर्य, मिशन कश्मीर, फना, शिकारा देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे उन फिल्मों के माध्यम से फिल्म मेकर्स ने आतंकवादियों को ह्यूमनाइज करने के लिए उनको न सिर्फ हमेशा एक विक्टिम के रूप में दिखाया बल्कि भारतीय सेना को एक विलेन के रूप में पेश किया। और इससे अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सिर्फ फिल्म जगत ही नहीं बल्कि देश के ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड पत्रकार और समाज सेवक भी है जो जियाउल हक के बने हुए ऑपरेशन टोबैको को पूरा करने में लगे हुए। सरकार ने माना कि चूक हुई और चूक की खबर को अखबारों ने बड़ा नहीं। यह वो सरकार है जो अपनी गलती कभी, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही ले सकता हूँ, लेकिन मेरा इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन से पत्रकार हैं, कौन से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कौन से नेता हैं जो आज भी पाकिस्तान के बनाए हुए ऑपरेशन टोबैक के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आज पहलगाम में 26 हिंदुओं का उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया, उसके बाद कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें मजहबी लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, ये तो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं करा रहे, पाकिस्तान कुछ नहीं करा नहीं, पाकिस्तान ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, पाकिस्तान वाले की बदनामी किया जा रहा है। जिस तरह से भारत में 5 लाख से भी ज्यादा ऐसे मुस्लिम महिलाओं को पता चला है जो रहती तो भारत में लेकिन उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। जिस तरह से पहलगाम में हुए हमले में 15 से भी ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों के नाम सामने आए हैं और जिस तरह से वामपंथी मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेकुलर नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, उसमें आपको ऑपरेशन टोबैक के वो 5 लेयर मिल जाएंगे जिसे मैंने अभी आपको विस्तार से बताया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि साल 1989 में जियाउल हक ने जो ऑपरेशन टोबैक शुरू किया था वो आज किस तरह से काम कर रहा है। इसलिए आप बात करते हैं कि आखिर इस छद्म युद्ध से कैसे लड़ा जा सकता है। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर देश की सरकारें चुप क्यों थी, देश की मीडिया क्यों चुप थी? तो वजह है वोट बैंक का डर, वजह है इस्लामोफोबिया का ढाल जो हर सवाल पूछने वालों को चुप करा देता है, और वजह है सोशल मीडिया की वो तानाशाही जो राष्ट्रभक्तों को बैन कर देती है और कट्टरपंथ फैलाने वालों को ब्लू टिक और प्रमोशन देती है। यहाँ सच बोलने वाला रिपोर्टर जेल जाता है और झूठ फैलाने वाला मानवाधिकारी कार्यकर्ता बन जाता है। और अगर बात करें इसके समाधान की तो देश से जिहादी को सिस्टम की जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है कि पूरे देश से चरमपंथी मदरसों पर रोक लगे जहां बचपन को बारूद बनाया जाता है। विदेशी फंडिंग वाले NGO की कड़ी जांच होनी चाहिए जो बाहर से मानवाधिकार और अंदर से आतंक को फंडिंग करते हैं।
देशद्रोही मीडिया पर कानून का डंडा चले जो भारत के दुश्मनों का पीआर बना हुआ है। हर स्कूल में देशभक्ति की शिक्षा हो ताकि अगली पीढ़ी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता बने। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने जिसमें 2 बच्चों से ज्यादा वालों को वोट देने और सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, वरना 10 बच्चे 10 मिशन का जहर और फैलाएगा। और सबसे अहम बात, एक राष्ट्रव्यापी आतंक विरोधी मिशन जो शहर से लेकर गांव तक, घाटी से लेकर सीमा तक सभी जगह चलना चाहिए। याद रखिए, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भारत के खिलाफ शुरू की गई छुपी हुई एक जंग थी। इसलिए अब हमें एक ऑपरेशन और शुरू करना होगा, ऑपरेशन राष्ट्र रक्षा। हमारी चुप्पी अब इनकी ताकत बन रही है, इसलिए अब वक्त आ गया है बोलने का, जागने का और देश के लिए खड़े होने का। अगर आप इस जिहादी चाल को खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर घर घर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, आवाज उठाइए और देश के दुश्मनों को बता दीजिए कि भारत और राष्ट्र के राष्ट्रवादी लोग अब चुप नहीं रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।